हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में जो भी सारे नोबेल प्राइज मिला है वो सारे न्यूज़ में रहे हैं, तो क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो सारे एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये मेरा साइंस एंड टेक है। इसके पहले जो है आर्ट एंड कल्चर पीटी 365, इसके साथ ही इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पीटी 365 ये हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके साथ ही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये भी हम कंप्लीट करा दिए हैं। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर हो गया है, पर्सनालिटी इन न्यूज़ हो गया है, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया है, इसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन हो गया है। सारा चीज़ हमने कंप्लीट करा दिया है। टोटल पॉलिटी गवर्नेंस सारा चीज़ हो चुका है। केवल वही लास्ट ये चल रहा है वीडियो, यानी कि साइंस एंड टेक। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा इसमें 2-3 पार्ट ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, आखिर ये क्या है नेटवर्क्स जो है, यानी कि नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स 2024 किसको मिला है और क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से दिया गया। किसको किसको दिया गया है? ये दो आदमी हैं, जो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन है, ये दोनों को दिया गया है। ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है और उस विविध को निर्माण के लिए दिया जाता है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग की आधारशिला रखने में मदद करती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और क्या क्या चीज़ है। तो जॉन हॉपफील्ड जो है, जॉन हॉपफील्ड ने और हॉपफील्ड नेटवर्क, ठीक है, ये दोनों को, यानी कि जॉन हॉपफील्ड ने हॉपफील्ड नेटवर्क का आविष्कार किया और एक प्रकार के रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जो कि सूचना को स्टोर करता है, इसके साथ ही पुनर्निर्मित कर सकता है। ठीक है, ये नेटवर्क एक मेमोरी सिस्टम की तरह काम करता है जहाँ से पैटर्न जैसे कि इमेज को स्टोर करना, उसे कलेक्ट करना, पुनर्निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, हॉपफील्ड नेटवर्क डोनाल्ड हेब की परिकल्पना पर आधारित है और इसलिए इसे हेब का मानना था कि जब न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, जब एक्टिव हो जाते हैं, तो वो सूचना और प्रोसेस स्टोर करने के लिए नेटवर्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जेफरी हिंटन की बातें करें तो जेफरी हिंटन जो है ये बोल्ट्जमैन मशीन नामक विधि का आविष्कार किया था और ये स्वतंत्र रूप से डेटा में गुणों की खोज कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बातें करें तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार का क्या है? मशीन लर्निंग है। ये एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये मशीन लर्निंग एक प्रोग्राम है या मॉडल है जो कि मानव मस्तिष्क से प्रेरित होता है और इसके लिए जैविक न्यूरॉन का एक साथ काम करने के तरीके की नकल किया जाता है, यानी कि मानव मस्तिष्क से ये प्रेरित होकर के बनाया गया है। इससे जैविक न्यूरॉन के साथ काम करने के लिए तरीकों को नकल किया जाता है और इन घटनाओं को समझने के विकल्पों के आधार पर बेहतर निष्कर्ष प्रदान कर सकता है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, तो इसमें मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नकल करने की प्रयास किया गया है। ऐसे ANN जो कि प्राकृतिक न्यूरल नेटवर्क को, यानी कि ANN जो है, यानी कि प्राकृतिक न्यूरल नेटवर्क की नकल करते हुए स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे AN आखिर है क्या। ANN जो है, आखिर AN यानी इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए AN जो है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, ये डीप न्यूरल नेटवर्क ऐसे न्यूरल नेटवर्क होते हैं जिनमें कई सारे परतें होते हैं, यानी कि बहुत सारे लेयर होते हैं और प्रत्येक परत, जो प्रत्येक लेयर होता है उसकी पिछली परत पर आधार, यानी कि आधार बेस पर काम करती है। ठीक है, कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क की बातें करें, इनका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर विजन और इमेज वर्गीकरण में किया जाता है। जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क की बातें करें, एडवर्सरियल नेटवर्क की बातें करें तो ये उत्पन्न डेटा का मूल डेटा के समान होता है जो कि ज्ञान को प्रशिक्षण दिया जाता है। ज्ञान को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, एक एक चीज़ हम लोग करके देखेंगे, टोटल कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रेन न्यूरल नेटवर्क की कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क की तुलना। ठीक है,
यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है और ब्रेन न्यूरल नेटवर्क दोनों में आखिर कंपैरिजन हम लोग देखेंगे आखिर है क्या। तो ब्रेन न्यूरल नेटवर्क की बातें करें तो मस्तिष्क का न्यूरल नेटवर्क जीवित कोशिकाओं से बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूरॉन है, ये सिनैप्स है, ये स्ट्रॉन्ग इसका पार्ट्स है, ठीक है, ये इसका वीक पार्ट्स है। जैसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है तो कैसे स्ट्रक्चर दिखता है, ये वीक होता है तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ब्रेन न्यूरल की बातें करें, ये मस्तिष्क का न्यूरल नेटवर्क जीवित कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में संकेत भेजने के लिए सिनैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्शन है, तो ये सिनैप्स के तहत जैसे नेटवर्क कनेक्शन होगा तो ये स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो कुछ न्यूरॉन के बीच कनेक्शन मजबूत हो जाता है और जबकि कुछ यदि कि कुछ के कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, यानी जिसको कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बातें करें तो ये नोड से निर्मित होती है, नोड्स के द्वारा ये बनाया जाता है जिन्हें कि किसी वैल्यू के साथ यानी कि कंबाइन किया जाता है। नोड्स जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सहसंबंध होते हैं, यानी कि कनेक्शन होते हैं। नेटवर्क को प्रशिक्षित किया जाता है जो एक ही समय में सक्रिय नोड्स के बीच कनेक्शन मजबूत हो सकता है, अन्यथा कमज़ोर भी हो सकता है। तो ये आप नोड्स देख सकते हैं, ठीक है। जब ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से है, जब ये वीक पॉइंट है तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से है। तो आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत जेन प्रोग्राम। आखिर ये भारत जेन प्रोग्राम है क्या और क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो सबसे पहले मंत्रालय आपको याद रखना है किस मंत्रालय के तहत आता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के क्षेत्र में अग्रणी पहल भारत जेन की शुभारंभ किया गया है। भारत जेन आखिर है क्या, तो ये एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यानी कि LLM शॉर्ट इसको कहा जाता है, मल्टी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये प्रोजेक्ट जो जनरेटिव AI सिस्टम का विकास करने में केंद्रित है। जनरेटिव AI सिस्टम अलग अलग भारतीय भाषाओं को हाई गुणवत्ता वाले यानी कि हाई क्वालिटी वाले टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट, ऑडियो लक्ष्य यानी कि इमेज जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसका लक्ष्य और इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है, इसका महत्वपूर्ण क्यों है, इसका एम्बिशन क्या है। तो AI के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण, क्रांतिकारी बदलाव लाना, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना, भारत की भाषाई सांस्कृतिक सामाजिक विविधता के अनुरूपता को कार्य करना। इसके साथ ही कार्यान्वयन की बातें करें तो एजेंसी जो है नेशनल मिशन ऑन द डिसिप्लिनरी साइबर फिजिक्स सिस्टम है। इसके अंतर्गत ये जो है TIH फाउंडेशन फॉर LOT एंड IOE TIH और LOT ये सारे जो है इसके नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम है, ठीक है। समय सीमा की बातें करें तो ये प्रोजेक्ट 2 साल यानी कि जुलाई में 2024 में वैसे स्टार्ट हुआ था, लेकिन जुलाई 2026 में पूरी करने की इसकी उम्मीद है, ठीक है। भारत जो है डेटा सागर भारत जिनका एक मुख्य भाग है। इसका उद्देश्य भारत केंद्रीय डेटा का एक विशाल भंडार स्थापित करना और इसे AI के तौर पर यानी कि AI मॉडल विकसित किया जा सकेगा, ठीक है, जिसमें कि हमारे देश की अनूठी विशेषताओं, विविधता, गहराई को समाहित हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी बेस पे जो चर्चा में है, तो नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिक्स सिस्टम की बातें करें जिसको शॉर्टकट में NMICPC कहते हैं। तो NMICPC के बारे में ये 2018 में 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति के रूप में ये मिशन लाया गया था 2018 में। इसका आखिर उद्देश्य की बातें करें तो ये इसका उद्देश्य साइबर फिजिकल सिस्टम से संबंधित प्रौद्योगिकी में ट्रांसलेशन रिसर्च को बढ़ावा देना। ये वर्क क्या क्या करता है और इसकी एजेंसी क्या है, तो एजेंसी की बातें करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है ये इसका एजेंसी है, ठीक है, यानी कि इसके डिपार्टमेंट है, एक एजेंसी है। भारत में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था। और हम लोग बातें करें भारत के AI से विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए और कौन कौन सा स्टेप लाया गया है और कौन कौन सा पहल लाया गया है। इंडिया AI मिशन का क्रियान्वयन इंडिया AI कर रहा है, जिसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं भारत जेन की मुख्य विशेषता क्या है, बहुभाषाई और मल्टी मॉडल वगैरह लाना, भारतीय डेटा सेट पर आधारित प्रशिक्षण करना
ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को लाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एआई पोर्टल, यानी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग जो है नेस्कॉम एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD जिसको बोलते हैं और नेस्कॉम ये दोनों मिलकर के वर्क करेगा। एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म एरावत जो है ये एआई के क्षेत्र में शोध और ज्ञान को साझा करने के लिए एक कॉमन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करें तो ये एआई की जवाबदेही, विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक पहल लाया गया है, ठीक है। इसके साथ ही भारत इसका संस्थापक सदस्य है। राष्ट्रीय एआई यानी कि नेशनल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल कार्यक्रम, कौशल क्षमता निर्माण के लिए युवा एआई पहल सृजन यानी कि जेन एआई उत्कृष्ट केंद्र वगैरह है, ठीक है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट हम लोग बातें करें नेक्स्ट न्यूज का, तो कह रहे हैं कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी FRT जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की बातें करें तो ये नीति आयोग ने व्हाइट पेपर पर रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर द ऑल यानी कि AI फॉर ऑल ऑन द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जारी किया। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिर नीति आयोग ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आखिर ये क्या लाया है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बातें करें तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक AI सिस्टम बेस्ड प्रणाली है जो कि जटिल एल्गोरिथम यानी कि जो हार्ड जो एल्गोरिथम होता है इसका उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की पहचान या फिर सत्यापन करने के लिए इमेज, वीडियो संबंधित डेटा का यूज कर सकता है। ये उपयोग दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला जो है पहचान का सत्यापन करना, आइडेंटिफाई करना, जैसे चेहरे का नक्शा प्राप्त किया जा सकता है ताकि डेटाबेस में व्यक्तियों को फोटोग्राफ के साथ साथ मिलान किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे फोन को ऑनलाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है व्यक्ति की पहचान करने के लिए, एक तो है पहचान का सत्यापन, जैसे फोटो के माध्यम से हो सकता है, वीडियो के माध्यम से हो सकता है। दूसरा है व्यक्ति की पहचान, इसमें फोटोग्राफ और वीडियो में व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पूरे डेटाबेस के साथ मिलाना और जैसे कि बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग करना, सर्विलांस के लिए AI का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो सुरक्षा यानी सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड हम इसका यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड हम लोग यूज इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कर सकते हैं, जैसे कि संदिग्ध गुमशुदा व्यक्ति की पहचान करने में, भीड़ भाड़ नियंत्रण करने में, जैसे कोई भी दिव्य दृष्टि हो उससे हम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। गैर सुरक्षा संबंधी उपयोग में भी हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं FRT का, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी प्रोडक्शन होता है उसके जो सेवा होता है, लाइक सेवा मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन कर सकते हैं, प्रमाणीकरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फेशियल रिकॉग्निशन आधारित प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना, ठीक है। हवाई अड्डों के लिए, जैसे के लिए डिजी यात्रा के माध्यम से हवाई अड्डों पर संपर्क रहित ऑन बोर्डिंग के माध्यम से कर सकते हैं। बैंकिंग में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन आधारित सुरक्षा है क्योंकि इससे कोई भी पासवर्ड नहीं होता है जैसे कि हैकर हैक कर सके, ठीक है। तो ये सारे हम बैंकिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं, रक्षा क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, हवाई अड्डा, बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ों में हम कर सकते हैं। अदर हम लोग बातें करें, अदर न्यूज, अदर घटनाक्रम ये क्यों चर्चा में है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। डी फेक आजकल बहुत चर्चा में रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्शन में इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है और निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। निगेटिव भी पड़ रहा है, पॉजिटिव भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप जैसे देखते हैं कि मोदी जी का पिक लगा लिया जाता है और उसको भाषण कहीं का कट पेस्ट करके और उनका कहीं ना कहीं निगेटिविटी की तरह यूज कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जो हैं इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है।
और हो भी रहा है, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, ठीक है, डी फेक के माध्यम से। इसके साथ ही आप देख सकते हैं राहुल गांधी का कितना सारा डी फेक बना, हर किसी का भी बन सकता है, एक नॉर्मल आदमी का भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका अगर फायदा है तो इसका नुकसान भी है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे आखिर ये डी फेक क्यों चर्चा में है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सूचना में हेरफेर कर उसे प्रस्तुत करने या फिर गलत सूचना का प्रचार करने वाले डी फेक तैयार करने के लिए एआई आधारित टूल का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दिया है। यानी किसने दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, यानी कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, चुनाव आयोग जिसे कहते हैं, ये इसे चेतावनी दिया है, ये इसे वार्निंग दिया है, ठीक है। अब हम लोग डी फेक के बारे में बातें करेंगे। तो सिंथेटिक मीडिया को व्यक्त करता है, इसमें आमतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है। जैसे कि इमेजेज हो सकते हैं, वीडियो वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये जो है सैलो फेक से अलग है। सैलो फेक की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की बजाय किसी पारंपरिक तकनीकों से किसी व्यक्ति, तस्वीर, वीडियो, वॉइस क्लिप को एडिट करके अलग रूप में दर्शाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछे कौन काम करता है? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी फेक जो है ये कैसे काम करता है, यानी कि ये वर्क कैसे करता है डी फेक। ऑडियो और विजुअल कंटेंट का विश्लेषण करने के लिए जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का उपयोग करके डी फेक का यूज कैसे होता है। फिल्मों और टीवी शो में वास्तविक और सटीक डंबिंग में इसका यूज किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा सकता है, जैसे कि विमान जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग और सिमुलेशन वगैरह में। डी फेक के खिलाफ किए गए उपाय, यानी कि अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से उपाय लाया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी क्षेत्र में अधिनियम 2000 के तहत धारा 66D किसी भी संचार यानी कि डी फेक का जो है, इसके लिए भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D के तहत हम डी फेक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस धारा के तहत आपन याद रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सपोज करो कि मोदी जी हैं, उनका फोटो वगैरह या वीडियो वगैरह एआई के माध्यम से डुप्लीकेट बनाया जाता है। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये जो आईटी अधिनियम है 2000 और धारा आपसे पूछा जाए तो 66D के तहत संचार उपकरण का उपयोग करके, यानी कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। धोखाधड़ी को, यानी कि धोखाधड़ी के जो भी सारे मामला अगर दर्ज होता है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो एआई डी फेक अगर कोई भी सारा अगर वीडियो बनता है या फिर कोई भी सूचना जो है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि आप अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं कि राहुल गांधी का वीडियो जो है कहीं ना कहीं डी फेक का यूज करके अजीब सा बनाया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्शन में उसका छवि खराब होता है ना। तो ये आपको याद रखना है ओवरऑल कौन सा एक्ट लगेगा और कौन सा हमारे यहाँ अधिनियम है, कौन सा एक्ट है, कौन सा धारा है, ये सारा चीज़ ओवरऑल आपको याद करके जाना है। तो धोखाधड़ी करने के लिए ये इसके तहत सजा का प्रावधान दिया गया है। दुर्भावना से ग्रसित होकर के किसी भी अन्य व्यक्ति जो होता है, कोई भी अदर व्यक्ति के विशेषताओं, जैसे कि उसके व्यवहार हो गया है ना, उसके भाषण हो गया, उसका चेहरा हो सकता है, उसकी अभिव्यक्ति की नकल का प्रतिरूपण कहलाता है, यानी कि उसका छवि को खराब किया जा सकता है। उसके सपोज करो कि हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, सपोज करो मेरे वॉइस को हो सकता है एआई के रूप में बदल करके कुछ भी निगेटिविटी ऐसा लोग बना सके, तो ये इसका इम्पैक्ट अच्छा भी है तो बुरा भी है। हर चीज का, हर सिक्के का दो पहलू। तो हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, हमें ये नहीं कि कोई भी न्यूज को सिर्फ निगेटिव के तौर पे देखना है, नहीं, आपन निगेटिव पॉजिटिव वे फॉरवर्ड चैलेंजेस ये सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है, कह रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 यानी कि डी फेक के संदर्भ में कुछ नियम निर्धारित करते हैं। इसके नियम कौन कौन से हैं? तो नियम 3 है, नियम 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ठीक है। नियम 3 सब क्लॉज 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, ठीक है। सोशल मीडिया मध्यवर्ती को अश्लील, धोखाधड़ी, गुमराह करने वाले कंटेंट को होस्ट न करने के लिए ये नियम का पालन करना जरूरी है। तो आपको ये सारे, मैंने जो भी सारे नियम बताए, ये याद करके जाना है, ठीक है। ओवरऑल हो सकता है एमसीक्यू बने तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शारा क्यों चर्चा में है? SARA, सारा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हाल ही में स्वास्थ्य यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है,
यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जन स्वास्थ्य के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप यानी कि इसको शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट में सारा कहा जाता है, ठीक है। तो सारा की बातें करें तो ये स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य जो है हेल्थ से रिलेटेड मानसिक स्वास्थ्य प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान करता है और लोगों को मौतों के कुछ कारणों जैसे कि कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, फेफड़ा की बीमारी हो गया, मधुमेह हो सकता है ना, तो इन सारे कारकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन यूपीएससी यदि पूछे कि सारा जो है हाल ही में चर्चा में था, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जन स्वास्थ्य के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, WHO के द्वारा ये लाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि विस्तारित वास्तविकता, ठीक है, यानी कि एक्सटेंड रियलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो एक्सटेंड रियलिटी आखिर ये क्या है और क्यों चर्चा में, हम लोग एक एक करके देखेंगे। विस्तारित वास्तविकता की बातें करें, एक्सटेंड रियलिटी, तो ये विस्तारित वास्तविकता एक व्यापक शब्द है जिसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, यानी कि AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी VR और मिक्स रियलिटी MR को शामिल किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आखिर ये AR क्या है, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी है क्या, जिसको संवर्धित वास्तविकता कहते हैं। इसके तहत उपयोगकर्ता जो है वास्तविक परिवेश में स्थिर होकर के डिजिटल जानकारियाँ यानी कि दृश्य तत्वों को दिखाता है, जैसे कि डिजिटली माध्यम से आपके फोटो वगैरह ले सकता है, आपके वीडियो वगैरह डिजिटल रूप से ले करके और उसके दृश्य तत्वों को दिखाया जा सकता है, जिसको संवर्धित वास्तविकता कहते हैं, यानी कि इसको ऑगमेंटेड रियलिटी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे AR डिवाइस, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइस में कैमरे हो सकता है, सेंसर, डिस्प्ले होते हैं और ये उपकरण भौतिक दुनिया को कैप्चर करते हैं और फिर उसमें डिजिटल कंटेंट को जोड़ा जाता है, ठीक है। AR में यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी में कंप्यूटर से जितने भी सारे उत्पन्न चित्रों को असली जीवन की वस्तुओं या फिर परिवेश में प्रोजेक्ट किया जाता है। VR की बातें करें तो VR मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, जिसको हिंदी में आभासी वास्तविकता कहते हैं। इसके तहत उपयोगिता एक इंटरैक्टिव डिजिटल रूप से निर्मित वास्तव में लगने वाले परिवेश को अनुभव करता है। MR जो हो गया ये मिक्स, ये जो है MR, ठीक है, तो ये मिक्स रियलिटी हो गया, मिश्रित वास्तविकता। इसके तहत उपयोगकर्ता वास्तविक परिवेश के साथ एकीकृत किए गए अनुक्रियाशील आभासी तत्वों के साथ परस्पर क्रिया करता है, ठीक है, यानी कि मिक्स वीडियो ऑडियो ये सारे मिक्सअप कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजिटल ट्विन। तो आखिर ये डिजिटल ट्विन है क्या, तो हाल ही में डिजिटल ट्विन का उपयोग करके पूरे उद्योग जगत में बढ़ रहा है। तो डिजिटल ट्विन की बातें करें तो डिजिटल ट्विन जो है एक वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट है, एक प्रणालियों की प्रक्रियाओं को डिजिटल वर्चुअल प्राकृतिक होती है और ये रियल टाइम में वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट प्रणाली या फिर प्रक्रियाओं का अनुकरण किया जाता है। अलग अलग स्रोतों से डेटा को एकीकृत किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। डिजिटल ट्विन्स वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट प्रणाली या प्रक्रियाओं को रियल टाइम आधार पर निगरानी या फिर विश्लेषण अनुकूलन को संभव कर सकती है। ये वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए रियल टाइम डेटा को कलेक्शन किया जाता है, इसकी आवश्यक जानकारी को प्रदान किया जाता है। जैसे कि 4 प्रमुख तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं, दूसरा XR है, एक्सटेंडेड रियलिटी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं, तीसरा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये चारों चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजिटल ट्विन्स के प्रमुख उपयोग, यानी इसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ कर सकते हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में कर सकते हैं, हेल्थ के सेक्टर में कर सकते हैं, कोई शहर में योजना बना रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं, ऑटोमोटिव एरोस्पेस हो गया, रक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो विनिर्माण में कैसे करेंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मशीनरी का सिमुलेशन किया जाता है ताकि बेहतर डिजाइन बनाया जा सके, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्सनलाइज मेडिसिन में मदद मिलता है। शहरी योजना के लिए संगम डिजिटल ट्विन पहल है। ऑटोमोटिव एरोस्पेस रक्षा के क्षेत्र में प्रोडक्शन की डिजाइन, परीक्षण, प्रदर्शन संबंधी निगरानी के लिए डिजिटल ट्विन्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ये उन फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स,
अप्लायंसेज वास्तविक दुनिया को ऑब्जेक्ट का एक नेटवर्क होता है जो कि सेंसर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड होते हैं और ये डेटा एकत्र करने वाले साझा करने में मदद मिलता है। IoT की बातें करें तो ये डिवाइस को स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। IoT सिस्टम से 3 घटक होते हैं, यानी कि 3 टाइप होते हैं। स्मार्ट डिवाइस जैसे कि टेलीविजन वगैरह हो गया, IoT एप्लीकेशन हो गया और एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस हो गया। इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ करेंगे तो कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, मिट्टी जो होता है ना सॉइल वगैरह को जांचने वगैरह में, सॉइल वगैरह मिट्टी में कर सकते हैं, मौसम के पैटर्न को और फसल की वृद्धि की निगरानी करने में कर सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल कर सकते हैं, हेल्थ को देखभाल में कर सकते हैं, किसी अन्य जगह भी रोगियों की निगरानी करना भी कर सकते हैं, मेडिसिन डिलीवरी में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो रहा ब्लॉकचेन तकनीक, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए इतना ही हम लोग वीडियो देखते हैं, इतना ही तक वीडियो रहने देते हैं। कल बाकी का जो है कंटेंट आगे हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। गाइज मेरा चैनल अगर जो भी मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट होंगे, न्यू एस्पायरेंट होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग का जो भी समस्या है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप लोग को क्या पढ़ना है और क्या क्या कौन कौन से कंटेंट चाहिए। आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।